जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई। देखिए, आज हम 8वें वेतन आयोग के तहत आपके वित्तीय ब्लूप्रिंट के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में बात होगी डीए मर्ज के बारे में। इसके साथ साथ हर एक केंद्र के कर्मचारी या पेंशनर्स के मन में जो सवाल है कि अगर फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा कम भी रहा तो हमारी सैलरी में या पेंशन में कैसे बढ़ोतरी होगी, तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में आज का जो ये वीडियो है, हमारी जो फैमिली पेंशनर्स हैं या उनके जो डिपेंडेंट है उनको देखना और शेयर करना बेहद ही जरूरी है। ऐसा मैं किस लिए कह रही हूँ, वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। ये और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स मैंने आज के इस वीडियो में शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी सवालों को शेयर किया है। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की अपडेट पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात 8वें वेतन आयोग के बारे में। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये 2026 का साल भी 8वें वेतन आयोग का साल रहने वाला है। 6 महीने बीतने वाले हैं और 6 महीने अभी भी बाकी है 2026 को कंप्लीट होने में। ऐसे में चर्चाओं का दौर गर्म है। चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो है वो 7वें वेतन आयोग के तहत यानी 2.57 ही रह सकता है। तो कहीं पर यह भी बात की जा रही है कि जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन 3.833 की मांग कर रहे हैं, इतना फिटमेंट फैक्टर तो नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम 3 पॉइंट फिटमेंट फैक्टर जो है वो जरूर से रहेगा बढ़ती महंगाई को देखते हुए। और केंद्र सरकार से मांग भी 3 पॉइंट से ज्यादा की इसीलिए की जा रही है ताकि अगर कुछ मोल भाव भी हो, कुछ कम ज्यादा भी हो, तो भी फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा अच्छा खासा रहे। हालांकि अगर बात करें महंगाई भत्तों की, जो फिटमेंट फैक्टर की गणना में बेहद ही महत्वपूर्ण है और असर करेंगे, वो महंगाई भत्ते का आंकड़ा 1 जनवरी 2026 तक सिर्फ और सिर्फ 60% रहा है, जिसको मतलब खत्म करके जो है 0 से रिसेट करके फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा हमें मिलेगा। तो देखिए, अब ये तो सारी चर्चाएं हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के तहत आपका जो वित्तीय ब्लूप्रिंट है इसके बारे में। इसमें देखिए, आपकी सैलरी का बेसिक, अलाउंसेस, इसके साथ साथ डीएमर्स जैसी बहुत सारी चीजें जो है उसको ध्यान में रखा जाएगा। अब वर्तमान स्थिति और लागू होने का टाइमलाइन, इसको भी हम लोग देखते चले। जैसे कि आप सब जानते हैं, गठन कब हुआ था 8वें वेतन आयोग का, तो सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन जो है हुआ और इसके बाद जस्टिस रंजना देसाई जी जो है उनको अध्यक्ष रखा गया। अब जून 2026 की अगर बात करें तो कर्मचारी संगठनों, मंत्रालयों और राज्य निकायों जैसे कि जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, यूपी है, इनके साथ विचार विमर्श जारी है ये जून के महीने में। इसके साथ साथ अगर बात करें प्रभावी स्थिति की, तो देखिए 1 जनवरी 2026 इसी दिन से सभी सिफारिशें और वित्तीय लाभ लागू माने जाएंगे। हालांकि अब देखिए, केंद्र सरकार ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, केंद्र सरकार के मन में क्या है ये अभी तक नहीं पता है, लेकिन जो कर्मचारी संगठन है वो मांग कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाए, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 वो दिन था जब 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हुआ था, क्योंकि 10 साल कंप्लीट हो गए थे। इसी तरीके से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी से शुरू हुआ है, तो उसी तारीख को माना जाए और एरियस वगैरह में किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो। यहाँ पर डर केंद्रीय कर्मचारियों को, जो संगठन है, उसको इसलिए भी है कि 7वें वेतन आयोग में कुल 17 या 18 महीनों का जो एरियर है, जिसका भुगतान अलाउंसेस का जो एरियर है डिफरेंस का, उसका भुगतान अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं किया है। तो ऐसे कहीं जो कर्मचारी पेंशनर्स के हित न मारे जाए, इसको लेकर यहाँ पर बात की गई है। अब रिपोर्ट और एरियर का भुगतान की बात करें तो रिपोर्ट आने में समय है, 2036 के अंत या 2027 की शुरुआत में रिपोर्ट आ सकती है। अब ये देरी होने के कारण 1 जनवरी 2026 से एक मुश्त एरियर जो है वो हमें मिलेगा।
जितना भी वेतन आयोग लेट होगा उतना हमारा एरियर जो है वो बनेगा। अब देखिए अपेक्षाएं क्या है, कर्मचारी संगठनों की कुछ प्रमुख मांगे हैं। यहाँ पर हम फिटमेंट फैक्टर के बारे में अगर बात करें, पैरामीटर आप देखते चलिए, फिटमेंट फैक्टर अभी वर्तमान में 2.57 है। इसके साथ साथ न्यूनतम बेसिक सैलरी जो है 18,000 रुपए है, जो हमें 7वें वेतन आयोग के तहत मिलती है। सालाना इंक्रीमेंट कितना मिलता है, 3%, इसको बढ़ाकर 6% की मांग की गई है। और न्यूनतम बेसिक की बात करूं तो वो 18,000 से सीधे सीधे 70,000 के आसपास रहेगी। लीव इनकेसमेंट की बात करें तो 300 दिन, और पेंशन जो है एनपीएस, ये 7वें वेतन आयोग के तहत हम बात कर रहे हैं। अभी देखिए कर्मचारी की मांग क्या है, 3.68 से लेकर 4.0 तक जो है फिटमेंट फैक्टर रहना चाहिए। 51,480 से लेकर 70,000 के आसपास जो है सैलरी होनी चाहिए। 7% सालाना इंक्रीमेंट की यहाँ बात की गई है, 400 दिन वो बढ़ाने के लिए, और ओपीएस की गारंटी या अंतिम वेतन का 50% से 67% का फिक्स पेंशन यानी गारंटेड पेंशन की यहाँ पर मांग जो है कर्मचारी और कर्मचारी यूनियंस के द्वारा की जा रही है। अब देखिए महंगाई भत्ते का विलय का गणित समझ लीजिए। डीए अगर मर्ज होगा तो उसका गणित समझना बेहद ही जरूरी है। सरकार का स्पष्टीकरण इस पर क्या है, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले डीए को बेसिक में मर्ज करने का कोई अलग से प्रस्ताव नहीं है। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने कहा था, सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें आ रही हैं जहां ये कहा जा रहा है कि डीए मर्ज की केंद्र सरकार तैयारी कर सकती है, आने वाले दिनों में हमें डीए मर्ज देखने के लिए मिल सकता है। डीए मर्ज होगा, लेकिन अभी जो स्थिति है या सरकार की तरफ से जो जवाब मिला है उसके आधार पर कहें तो ये डीए मर्ज कब होगा, जब हमें नया हमारा फिटमेंट फैक्टर मिलेगा 8वें वेतन आयोग का, क्योंकि डीए को 0 से रिसेट करके ही फिटमेंट फैक्टर बनेगा 8वें वेतन आयोग के तहत। अभी उससे पहले डीए मर्ज की कोई भी योजना केंद्र सरकार की नहीं है। देखिए पुरानी बेसिक सैलरी प्लस 60% डीए, इसको मिलाकर अभी जो है की बात करें तो नई बेसिक सैलरी, नया डीए वापस 0 से शुरू होगा। कब होगा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए फिटमेंट फैक्टर सिनेरियो समझते चलिए, आपकी सैलरी में संभावित उछाल कितना आएगा। वर्तमान बेसिक क्या है 7वें वेतन आयोग के तहत, 18,000 है लेवल 1 के लिए। 2.57 फिटमेंट फैक्टर रहा, अनुमानित है ये, तो 44,260 रुपए हो जाएंगे। इसके बाद अगर जिसकी 25,500 रुपए लेवल 4 में जो आते हैं उनकी बढ़कर कितनी हो जाएगी 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 65,535 रुपए। 35,400 लेवल 6 की है, उनकी 90,978 रुपए। 44,900 जो लेवल 7 में आ रहे हैं उनकी है 1,15,393 रुपए, यहाँ तक पहुंच सकती है। कुछ इस तरीके से लेवल 10 और उसके आगे वाले जो है उनके लिए। और न्यूनतम वेतन जो पेंशन जो है 9,000 रुपए है, वो बढ़कर हो जाएगी 23,130 रुपए, यानी सीधा डबल से भी ज्यादा। क्योंकि देखिए फिटमेंट फैक्टर ही आप देख पा रहे हैं 3 के आसपास, यानी 2.5 के आसपास, 2.57। इसका सीधा मतलब है कि जितना अभी आपकी जो बेसिक आ रही है, चाहे सैलरी की हो चाहे पेंशन की हो, उसमें 2.5 गुना बढ़ोतरी होगी। इसी तरीके से देखिए ये समझिए फिटमेंट फैक्टर अगर 2.86 रहा तो कुछ इस तरीके से जो है बढ़ोतरी होती जाएगी। जैसे 2.57 में 46,260 थी, तो थोड़ा सा फिटमेंट फैक्टर बदलने पर भी देखिए 51,480 रुपए जो है हो रहे हैं, यानी थोड़ा सा भी फिटमेंट फैक्टर बढ़ा तो फायदा होगा। और अगर 3.68 फिटमेंट फैक्टर मिला तो देखिए आप सीधा जो 2.86 में 51,480 है वो सीधे सीधा बढ़कर 66,240 रुपए हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से ये सारी बढ़ोतरी जो है आप देख पा रहे हैं। इसीलिए एक अच्छे खासे फिटमेंट फैक्टर की मांग यहाँ पर जो है जो कर्मचारी या पेंशनर्स के यूनियन है उनके द्वारा की जा रही है। अब एक नजर डालते चले अलाउंसेस पर। देखिए अलाउंसेस पर मल्टीप्लायर का प्रभाव कैसे पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग में अलाउंसेस सीधे तौर पर नई बेसिक सैलरी से लिंक होंगे, यानी सैलरी जिनको सीधे सीधे सैलरी बढ़ेगी तो अलाउंसेस बढ़ेंगे, ग्रॉस सैलरी बढ़ जाएगी। देखिए 27% की अगर बात करें तो कम प्रतिशत है। इसके बाद ये पुरानी बेसिक जो है 18,000 रुपए, नई बेसिक 51,480 रुपए हो जाएगी अगर 2.57 या इतना कुछ भी मिला फिटमेंट फैक्टर तो देखिए 51,480 की नई बेसिक पर कम प्रतिशत भी 18,000 के 27% से दोगुना से अधिक होगा। कुछ ऐसे हमारे अलाउंसेस पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब कैसे पड़ेगा, एचआरए जो है वो बढ़ जाएगा। यदि अगर एचआरए का प्रतिशत स्लैब घट सकता है, लेकिन गणना जो है नई बेसिक पर होगी तो ये फायदा होगा, टीए में फायदा होगा, और अन्य जो भत्ते हैं जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल सब्सिडी है बच्चों के लिए, उसमें जो है फायदा होगा। तो ऐसे कुछ है
वेतन आयोग जो है हमारी सैलरी या पेंशन पर प्रभाव डालता है। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, कहते हैं कि मैम ये सरकार ज्यादा कुछ इसमें फायदा नहीं होगा, या वेतन आयोग में जो है हमें इतना ज्यादा फायदा नहीं दिखने वाला। फिर भी देखिए, महंगाई भत्ता बढ़ना अलग बात है और वेतन आयोग एक अलग बात हो जाती है। इसीलिए कर्मचारी हर 10 साल में आने वाले वेतन आयोग का इंतजार करता है। अब देखिए, पेंशनर्स के लिए विशेष लाभ क्या है, उम्र आधारित वित्तीय सुरक्षा। कल इसके बारे में हमने वीडियो में डिटेल में बात की है। इकोनॉमिक टाइम्स देख लीजिए, दैनिक जागरण देख लीजिए, बहुत सारे हमारे देश के जाने माने अखबारों में आजकल यही खबरें चल रही हैं। देखिए, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि हो सकती है। 9,000 रुपए जिनकी अभी कम से कम 9,000 रुपए ही पेंशन है जिनकी, उनकी बढ़कर 20,500 से लेकर 25,200 ये अनुमानित है, इतनी हो सकती है। इसके बाद देखिए, 8वें वेतन आयोग केवल प्रारंभिक पेंशन नहीं बढ़ाता, बल्कि बढ़ती उम्र के साथ चिकित्सा और जीवन ज्ञापन की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक स्वचालित वृद्धि ढांचा यानी स्टेप तैयार करता है। अब इसको लेकर भी देखिए यहाँ पर बात की जा रही है, जैसे 50% ऑफ लास्ट पेड ऑन रिटायरमेंट बेस पर, 70% ऑफ लास्ट पेड ऑन प्रस्तावित है ये 65 वर्ष की उम्र। अब 100% ऑफ लास्ट पेड ऑन प्रस्तावित है ये 90 वर्ष की उम्र तक, यानी 65 साल से बढ़ोतरी शुरू हो जानी चाहिए पेंशन में, और 90 साल की उम्र तक जब पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स पहुंचता है तो उसकी पेंशन जो है 100% होनी चाहिए। चलिए, अब ये 8वें वेतन आयोग के तहत जो पेंशनर्स के लिए जो मांगे गई है वो है, तो आज हमने इसके बारे में बात की। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। इसके बाद वीडियो के अंत में जो मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनें हैं, खास तौर पर जो हमारी डिफेंस की फैमिली पेंशनर्स बहनें हैं, उनके लिए और उनके डिपेंडेंट के लिए एक बेहद ही जरूरी मैसेज है, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए एक एक करके सभी कमेंट्स के जवाब देखते हैं। देखिए, एक लिख रहे हैं कि मैडम पीएमआर का क्या हुआ। हमारे पीएमआर वेटरन्स जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और जिस उम्मीद के साथ वो सवाल पूछते हैं कि देखिए कुछ ना कुछ अपडेट इस चैनल के माध्यम से उनको जरूर से मिलेगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर पीएमआर वेटरन्स के लिए अपडेट मैं लेकर आती हूँ। चाहे वो कोर्ट केस की जानकारी हो, ज्ञापन में पीएमआर को ऐड करना हो, यानी पीएमआर की मांग चाहे केंद्र सरकार, 8वें वेतन आयोग की कमेटी, रक्षा मंत्रालय, इन तक पहुंचाने की बात हो, जो भी ज्ञापन तैयार होते हैं जिनमें पीएमआर का जिक्र हो, मैं जरूर से वीडियो में शेयर करती हूँ। तो देखिए, अभी अगर बात करूं तो केंद्र सरकार ने दिल्ली एफटी में जो रिव्यू पिटीशन दायर किया है उसकी जुलाई महीने की डेट पड़ी है। जो भी अपडेट होगी वीडियो के माध्यम से जरूर से शेयर कर दूंगी। पर अभी तक की जो खबरें मिल रही है उसमें यही पता चल रहा है कि सिर्फ डेट ही आगे बढ़ रही है, सुनवाई वगैरह अभी तक शायद नहीं हुई है। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि नमस्ते मैडम जी, हमारी रेलवे फैमिली पेंशन एसबीआई बैंक से मिलती है, क्या मेरी मम्मी को विधवा पेंशन भी मिल सकती है? एक वीडियो बनाए प्लीज और मुझे समझाइएगा। देखिए, स्टेट के द्वारा जो विधवा हैं उनको जो पेंशन दी जाती है, हालांकि उसका अमाउंट बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है वो देने पड़ते हैं। और अगर आप जैसे कि बता रहे हैं कि आपकी माताजी जो है वो रेलवे की फैमिली पेंशनर्स हैं, तो पेंशन जो है वो अच्छा खासा होगा, ऐसे में आपको इनकम सर्टिफिकेट मिलने में भी दिक्कत होगी। तो शायद इस वजह से आप स्टेट के द्वारा दिए जो लाभ दिए जाते हैं उसके लिए एलिजिबल ना भी हो। पर एक बार है जो आपके नजदीकी या तो रेलवे विभाग में इसके बारे में बात करके देख लीजिए, वहां से ज्यादा जानकारी शायद आपको नहीं मिलेगी, पर आप एक बार जो है इसको लेकर अपने स्थानीय स्तर पर जो है तपास जरूर से करिएगा। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम फैमिली पेंशन की क्या रूल है, प्लीज रिप्लाई। मैम त्रिपुरा स्टेट से हैं। आप फैमिली पेंशनर्स को लेकर या उनकी पेंशन से जुड़े हुए कौन से नियम जानना चाहती हैं, इसके बारे में आप मुझे विस्तार से पूछिए, मैं जरूर से जवाब दूंगी। और अगर कुछ दिक्कत है फैमिली पेंशन चालू होने में तो भी हमसे जितनी मदद बन पड़ती होगी हम जरूर से करेंगे। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद ऑर्डिनरी मिलने का फायदा क्या मिलता है या नहीं, कृपया मेरा कमेंट शामिल करिए। हमारे सुरेश भाई ने ये कमेंट किया है, बहुत खुशी हुई आपका कमेंट पढ़ के सर, और मैं विस्तार से इसका जवाब देना चाहूंगी। कुछ रैंक में ऑनरी जो मिलती है उसका फाइनेंशियल हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने काफी बार ले जाया चुका है ज्ञापन के माध्यम से, उसके बारे में भी वीडियो में मैंने बात की थी। हालांकि एक रैंक ऐसा है जिनको ऑनरी रैंक से जो है फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं, पर सभी को ऐसा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, सभी का मानना है। पर इसको लेकर कोई भी अपडेट होगी वीडियो के माध्यम से मैं जरूर से शेयर कर दूंगी। चलिए,
अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग मैम, मेरा डैडी जो है 23 साल सर्विस नायक से रिटायर, अभी नहीं रहे, क्या मम्मी को एमएससीपी मिलेगा? देखिए सर, आपने ये नहीं लिखा कि पिताजी जो है कब रिटायर होकर आए थे, क्योंकि 23 साल सर्विस है और नायक रैंक है। अगर 2003 या 2003 के बाद भी रिटायर होकर आए हैं तो भी हवलदार की पेंशन मिलनी चाहिए। तो दोबारा कमेंट करिए, जहां आप रिटायरमेंट का डेट लिखिए, और अगर जैसे कि मैंने कहा कि रिटायरमेंट का डेट जो है डैडी का 2003 या उसके बाद का है, तो आप 2003 से 5 के बीच रिटायर होकर आए हैं तो एसीपी के लिए, 2006 में उसके बाद रिटायर होकर आए हैं तो एमएससीपी के लिए सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करा दीजिए, कार्रवाई जरूर से होगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैडम आपको पता नहीं आर्मी में 8, 16 और 24 का नियम है एसीपी का? ऐसा नहीं है सर। देखिए, एसीपी और एमएससीपी दोनों अलग अलग है। कैसे अलग है? एसीपी जो है 2005 में आया था। 1998 में या 1999 में जो सिविलियन है उनके लिए एसीपी का फॉर्मूला लाया गया था। फिर जो रक्षा क्षेत्र के हैं इनके लिए, यानी हमारे डिफेंस पर्सनल के लिए 2003 से 2005 के बीच एसीपी लागू किया गया। यानी 2003 उससे पहले जो आए हैं उनको एसीपी भी लागू नहीं है, 2003 में जो आए हैं उनको एसीपी दिया जा रहा है। अब एसीपी जो है इसमें 10, 20 और 30 साल का फॉर्मूला था। प्रमोशन के लिए नायक का प्रमोशन के लिए 10 साल जरूरी थे, हवलदार के प्रमोशन के लिए 20 साल और नायब सूबेदार के लिए 30 साल। ये एससीपी का फॉर्मूला था। इसको बदलकर 2006 से एमएससीपी को लागू किया गया। अब एमएससीपी में जो है, जो आप बता रहे हैं 8, 16 और 24, ये जो है फॉर्मूला एमएससीपी में है, एससीपी में नहीं है। एससीपी में 10, 20 और 30 का ही है। और ये 8, 16 और 24 का जो फॉर्मूला है वो भी सिर्फ शायद हमारे जो डिफेंस के पर्सन है या पेंशनर्स है इनके लिए ही है। तो हम जब ऐसी कोई जानकारी शेयर करते हैं तो हमारे पास लेटर्स होते हैं, सर्क्यूलर्स होते हैं, उसी के पेज पर हम बात करते हैं। अभी जैसे कि आपने देखा होगा, मैं अपने वीडियोस में जो लेटर्स वगैरह होते हैं, रिकॉर्ड से जो रिप्लाई आता है, पीसीडीएस से जो रिप्लाई आता है, उसको मैं ज्यादातर, या मैंने बिल्कुल उसको खत्म ही कर दिया है शेयर करना। और उसकी अगर रीजन की बात करूं तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं हमारी फैमिली पेंशनर्स के भी केस सॉल्व करती रहती हूँ। तो एक फैमिली पेंशनर्स के लिए जब मैंने रिकॉर्ड में कंप्लेन दर्ज कराई थी सीपी ग्राम के थ्रू, पीसीडीएस से भी रिप्लाई आया था, तो उस लेटर में जो डिफेंस की तरफ से जो रिप्लाई मिला था उनमें क्या लिखा हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था बिल्कुल कि इसको पब्लिक नहीं करना है। हमारे डिफेंस से जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये काफी जो सेंसिटिव होते हैं, इसको ऐसे यूट्यूब वगैरह में जो है नहीं शेयर करना है। तो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वीडियो में अभी मैं ऐसा कोई भी रिप्लाई, लेटर्स वगैरह जो है वो शेयर नहीं करती हूँ। अब देखिए, अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं हमारी फैमिली पेंशनर से जुड़ी हुई जो एक सारी जानकारी शेयर कर रही हूँ, जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि सभी फैमिली पेंशनर्स और डिपेंडेंट को ये सुनना बेहद ही जरूरी हो जाता है। इसमें भी जो उन फैमिली पेंशनर्स ने, जो हमारी डिफेंस की फैमिली पेंशनर्स हैं, उन्होंने जो कागज कार्रवाई की है उससे जुड़ा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट्स कागज में नहीं शेयर करने वाली हूं। मैं आपको सिर्फ वो पूरी स्टोरी बता रही हूं कि क्या हुआ। ये फैमिली पेंशनर्स जो हैं तकरीबन 1 साल हुआ हमारे चैनल के साथ जुड़ी हैं। तो उनको जो है इस चैनल के माध्यम से एसीपी, एमएससीपी के बारे में पता चला। तो इसके बाद उन्होंने मुझे कॉल करके कहा था कि मैम क्या मैं एमएससीपी को लेकर कार्रवाई करूं? तो मैंने कहा कि जी बताइए पूरा केस क्या है, उसके बाद ही हम सुनने के बाद ही जो है हम आपको रिप्लाई कर पाएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे हस्बैंड 2007 में जो है उनकी ऑन ड्यूटी डेथ हो गई थी और 1994 में जो है उन्होंने ज्वाइन किया था। अब ऑन ड्यूटी डेथ हुई थी 2007 में, तब उनकी सिपाही रैंक थी। अब जब डेथ हुई तो उसके बाद जो है उनकी अभी जो फैमिली है अभी तक उनको सिपाही रैंक का ही पेंशन मिल रहा है। हालांकि जितनी उनकी सर्विस थी, 10 साल से ज्यादा की सर्विस हो गई थी 2007 में, तो ऐसे में जो है उनको एमएससीपी मिलना चाहिए था नायक का, जो नहीं मिला था। तो देखिए, एक फैमिली पेंशनर्स होने के बावजूद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एसीपी, एमएससीपी से जुड़े हुए नियम इस चैनल के माध्यम से समझते हुए सीपी ग्राम पर कंप्लेन दर्ज कराई और आज उनकी ये सारी कार्रवाई हो रही है और बेहद ही जल्दी
उनको नायक रैंक के तहत जो है उनकी पेंशन मिलने लगेगी, फैमिली पेंशन ही सही लेकिन पेंशन मिलने लगेगी। साथ ही में उनके हस्बैंड को जो एमएससीपी मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली, उसका सारा जो कैलकुलेशन वगैरह है पैसों का करके लाखों का एरियर उस फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा। जब एक भी ऐसा केस मेरे सामने आता है जहां मेरी फैमिली पेंशनर्स को मदद मिलती है या इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी से उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होती है, मुझे इतनी खुशी होती है कि इस चैनल को शुरू करने का जो मेरा मकसद था उसमें मैं कहीं ना कहीं कामयाब हो रही हूँ। अब इस बात से आप क्या समझे, आपको क्या करना है, खास तौर पर मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनें और उनके डिपेंडेंट को क्या करना है, ये चेक करना है कि आपके पिताजी को एमएससीपी मिली थी या नहीं मिली थी। अगर नहीं मिली थी तो आपको सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करानी है। मेरी सभी फैमिली पेंशनर्स बहनों को उनकी सही पेंशन मिलनी चाहिए, तो जरूर से कंप्लेन दर्ज कराइएगा और उसकी जानकारी कमेंट्स के माध्यम से शेयर करिएगा। और आज तक के लिए यही जानकारी थी जिसको लेकर आज की इस वीडियो में आई थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।